ट्वेल्थ बायोलॉजी क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का जो अपना दूसरा चैप्टर चल रहा था उसका क्वेश्चन नंबर तीसरा समझाने वाले हैं। अपना पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरा समझाने वाले हैं चैप्टर दूसरे का। तो जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपना कि स्वपरागण क्या है, स्वपरागण के कोई 4 लाभ व 4 हानि लिखिए। ठीक है, तो हमने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में परागण क्या है और स्वपरागण व परपरागण दोनों समझा दिए थे, दोनों में अंतर हो गया था, परागण की परिभाषा हो गई थी। जो पुष्प था उसकी पूरी संरचना भी हमने आप लोगों को कंप्लीट करा दी थी। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि स्वपरागण क्या है। तो चित्र के माध्यम से छोटा सा चित्र बना के बता रहे हैं हम आप लोगों को कि जो स्वपरागण होता है अब ए है एक पुष्प। ठीक है, तो पुष्प की जो ए वाला भाग होता है हमने बताया है आप लोगों को चित्र में कि ए है वर्तिकाग्र और ए क्या है परागकोश। ठीक है, तो जो परागकोश है, परागकोश में क्या भरे रहते हैं परागकण। परागकोश में क्या भरे रहते हैं परागकण। ए वर्तिकाग्र, जो ए वाले परागकण हैं तो ए वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो क्या होता है निषेचन। ठीक है, लेकिन जब ए परागकण अब एक ही पौधे के पुष्प जब अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो क्या होता है स्वपरागण। ठीक है, जब एक पुष्प एक पौधे के पुष्प उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिरे तब भी स्वपरागण होता है, या फिर वही पुष्प के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो क्या होता है स्वपरागण होता है। आया समझ में? मतलब एक ही पौधा है, एक ही पुष्प है और उसी पुष्प के परागकण उसी पौधे की वर्तिकाग्र पर गिरे तो क्या होता है स्वपरागण हो गया। ठीक है, स्वपरागण आ गया समझ में। अब जो स्वपरागण के लाभ हैं तो लाभ है कि इसमें परागण कैसा होता है निश्चित होता है, मतलब इसमें अनिश्चितता नहीं पाई जाती, स्वयं के द्वारा होना है तो कैसा होता है निश्चित होता है। इसके बाद जो दूसरा लाभ है अपना कि इसमें समयुग्मजी संतति बनती है। समयुग्मजी मतलब क्या होता है स्वयं समान संतति बनती है, इसमें विषमता नहीं पाई जाती, कैसे होते हैं समान होते, तो इसमें समयुग्मजी संतति बनती है। तीसरा है कि इसमें पौधों को ज्यादा परागकण बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब परागकण कैसे होते हैं कम होते हैं, इनमें परागकण ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है इसमें कि इसमें माध्यम की जैविक हो या अजैविक किसी भी प्रकार का माध्यम हो उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि माध्यम क्या होता है कीट पतंगे वायु जल, इन सब की आवश्यकता नहीं होती है इसमें परागकण के लिए, परागण के लिए। इतना हो गया। इसके बाद जो हानि है अपनी, तो हानि है पहली कि इसमें नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा है अपना इसमें कि इसमें प्रबलता व जीवन क्षमता कम होने के कारण समय के साथ उपज कम होती है, मतलब इनमें प्रबलता कैसी होती है कम होती है और समय जीवन क्षमता भी कैसी होती है कम होती है, तो इनमें उपज क्षमता कैसी हो जाती है, मतलब 1-2 बार के बाद इनमें बीज कैसे होते हैं कम उत्पन्न होते हैं। इतना हो गया। तीसरा है अपना कि इनमें रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है कम होती है। अगर कोई बीज दोषी है तो वो कैसी होती है उसकी वो अपने आप को मतलब उत्पन्न नहीं कर सकता, उसमें प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है कम होती है, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसके बाद जो चौथा है अपना कि इनमें वातावरण के प्रति अनुकूलनता कम होती है, जी अपने आप को हर वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं, मतलब जिस वातावरण में वे उत्पन्न हुए हैं उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन दूसरे वातावरण में क्या नहीं कर पाते हैं ढाल नहीं पाते हैं अपने आप को। ठीक है, हो गया। जो अपना क्वेश्चन नंबर चौथा है कि परपरागण क्या है, परपरागण की प्रमुख विधियां लिखिए। तो
तो हमने आप लोगों को बताया कि हमने स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताए थे, उसकी परिभाषा बताई थी। फिर भी हम आप लोगों को फिर से दोबारा से चित्र बना के समझा दे रहे हैं कि परपरागण क्या है। परपरागण में जैसे कोई दो पुष्प हैं, ये एक पुष्प के परागकण हो गए, इसी प्रकार से ये दूसरा पुष्प है, ठीक है। तो जो इस पुष्प के परागकण, इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो क्या है ये परपरागण। जैसे कि लिखेंगे, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो क्या है परपरागण। आया, इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो परपरागण, और हो सकता है कि इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो क्या है परपरागण। आया समझ में कि जब कोई पुष्प के परागकण उसी पुष्प की जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो क्या है ये परपरागण। आगे परिभाषा। इसके बाद जो परपरागण की विधियां होती हैं, ये परपरागण होता है 5 प्रकार से। परपरागण की 5 विधियां होती हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़ द्वारा। कितनी हो गई 5। सबसे पहले जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा व चमगादड़ द्वारा। तो जल द्वारा, अब जल भी 2 प्रकार से होता है। जल में परपरागण, जल में परपरागण कैसा होता है 2 प्रकार से, अधोजल व अधिजल। अधोजल व अधिजल। अब जल के अंदर जो होता है वो होता है अधोजल, और जल की जो सतह पे होता है वो होता है अधिजल। आया, जल के अंदर अधोजल और जल की सतह पर अधिजल, ये जल परागण हो गया। जैसे कि जल परागण में कोई पौधा जल के अंदर है, ठीक है, तो किसी दूसरे पौधे के परागकण जल में बहते हुए आए और उस पौधे में क्या हो गया, दूसरे पौधे में क्या हो गया, उसका निषेचन। तो ये क्या है जल परागण, ठीक है, जल पर परागण। इसके बाद दूसरा जो अपन लिखेंगे वायु द्वारा। अब वायु द्वारा है कि वायु द्वारा एक पुष्प के परागकण वायु के साथ उड़कर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो क्या हो गया ये परपरागण। किसके द्वारा, वायु के द्वारा। इसके बाद अपना जो है कीट द्वारा। तो अब कीट में ज्यादातर 80% जो परपरागण होता है तो ये होता है मधुमक्खियों द्वारा। कीट में जो परपरागण होता है 80% ये होता है मधुमक्खियों द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता कि कीट परागण में सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है, तो सबसे ज्यादा 80% परागण होता है मधुमक्खियों द्वारा, ठीक है। तो मधुमक्खियों द्वारा जब कोई कीट एक पुष्प पर बैठा है, ठीक है, एक पुष्प के परागकोश पर बैठा है, मान लो ये कोई कीट बैठा है, अब एक कीट इस पर बैठा तो इसके परागकण कीट के पैरों में या पंखों में क्या हो गए, चिपक गए, ठीक है, चिपक गए। अब एक कीट यहां से उठकर इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर बैठेगा, ठीक है, वर्तिकाग्र पर बैठेगा तो जो उस पुष्प के परागकण थे, इसके परागकण थे, वो यहाँ से चिपक कर कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 कोई भी कितने भी परागकण क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। गिरे तो क्या हो जाएगा दोनों में, क्योंकि वर्तिकाग्र और इसके परागकण क्या हो गए, मिल गए आपस में, तो क्या हो जाएगा इनका निषेचन। ये आया समझ में कीट द्वारा। इसके बाद जो है पक्षी द्वारा। तो पक्षी द्वारा परागकण होता है, जैसे कोई भी पक्षी किसी पुष्प पर बैठा है, ठीक है, पुष्प के परागकोश पर बैठ गया,
तो उस पक्षी के पैरों में क्या हो जाएंगे, इसके परागकण चिपक जाएंगे। अब वही पक्षी यहाँ से उड़कर दूसरी पुष्प की वर्तिकाग्र पर बैठेगा, ठीक है। वर्तिकाग्र पर बैठेगा तो उसके जो परागकण पैरों में चिपके थे इस पुष्प के, वो क्या पहुंच जाएंगे, इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, या इस पुष्प के परागकण थे तो वो इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पड़ जाएंगे, ठीक है। स्थानांतरित मतलब पहुंच जाएंगे, गिर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इनमें, निषेचन। तो ये हो गया किस द्वारा, पक्षी द्वारा। जो अपना अंतिम है चमगादड़ द्वारा। तो आप लोगों को पता है कि चमगादड़ रात्रि में घूमती है, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि कुछ पौधों के पुष्प जो हैं वो रात्रि में खिलते हैं, कुछ पौधों के पुष्प रात्रि में खिलते हैं। तो जिन पौधों के पुष्प रात्रि में खिलते हैं, तो जो चमगादड़ है, चमगादड़ घूमती घूमती उस पौधे के पुष्प पर पहुंची, तो उस पुष्प के जो परागकण हैं वो चमगादड़ के पंखों में या पैरों में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है, चिपक जाएंगे। अब वही चमगादड़ दूसरे पुष्प पर गुजरी, ऊपर से गुजरी या बैठी, तो क्या हो जाएंगे, उस जो इस पुष्प के परागकण चिपके थे उसके पंखों व पैरों में, तो वो इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो दोनों में क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। आया समझ में। तो परागण कितनी विधियां होती है पर परागण की, 5 विधियां। जल द्वारा, अब जल द्वारा भी कितनी होती हैं, 2, अधोजल अधिजल, अधोजल परागण और अधिजल परागण, ये हो गया जल परागण। इसके बाद जो अपना दूसरा है वायु द्वारा। तो वायु द्वारा हमने समझाया कि जब एक हवा जब चलेगी तो वो परागण क्या होंगे, उड़ कर कैसे पहुंच जाएंगे, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो ये कैसे हो गया, वायु द्वारा। इसके बाद है अपना कीट द्वारा। तो हमने बताया कि कीट में 80% जो परागण होता है वो कैसा होता है, मधुमक्खियों द्वारा, क्योंकि मधुमक्खियां जो होती हैं, जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन, सुगंध युक्त व मकरंद युक्त। आपने देखा होगा कि गुड़हल, जैसे हम उदाहरण बता रहे, गुड़हल का पौधा है, गुड़हल के पौधे में देखा होगा आपने कि उसमें पीले पीले छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या है उनका, मकरंद, क्या है, मकरंद। उस पर बैठती हैं वो मधुमक्खियां, तो उस पैरों में चिपकेगी वो मकरंद, उससे पैरों में चिपकेगा और फिर वो कैसे पहुंच जाएंगे, दूसरे पुष्प पर। तो इसी प्रकार से क्या हो जाता है इनमें, पर परागण। कीट हो गया। इसके बाद है अपना पक्षी परागण। तो हमने पक्षी बताया कि जब एक पक्षी किसी दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण जो चिपके होंगे उसके पैरों से या पंखों से, तो वो वही पक्षी दूसरी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा इनमें, निषेचन, क्योंकि परागकण किस पर गिरेंगे, वर्तिकाग्र पर। इसके बाद है चमगादड़। हमने बताया कि चमगादड़ क्या करता है, रात में घूमता है ना चमगादड़, तो कुछ पौधों के पुष्प जो है वो रात्रि में खिलते हैं। कुछ पौधे होते हैं ऐसे जिनके पुष्प रात्रि में खिलते हैं, और जिन पुष्पों के रात्रि में खिलते हैं परागकण या पुष्प खिलते हैं, तो उनमें पर परागण जो होता है किनके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा। इतना हो गया, अपना विधियां हो गई। इसके बाद हम आप लोगों को लिख के बता रहे पूरा, तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था कि पर परागण क्या है, पर परागण की प्रमुख विधियां लिखिए। तो हमने आप लोगों को पर परागण की परिभाषा समझा दी कि ये जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं या पहुंचते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। इतनी परिभाषा हो गई अपनी। अब पर परागण की विधियां हमने आप लोगों को मौखिक समझाई हैं। अभी आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि जो पर परागण की विधियां होती हैं ये 5 होती हैं। कौन कौन सी, जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण और चमगादड़ परागण। लेकिन जो जल परागण होता है या कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अधोजल परागण और अधिजल परागण। सबसे पहले लिखेंगे अपन वायु परागण। जो वायु परागण है, जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। जैसे कि घासकुल, जो घासकुल के
परागकण होते हैं उनमें वायु द्वारा होता है, टाइफा आदि। ठीक है, ये उदाहरण इसके बाद है अपना जल परागण। जो जल परागण है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अधोजल परागण, तो हमने बताया आप लोगों को अधोजल परागण क्या होता है? जब परागकण जल के भीतर होता है, जब परागण जल के भीतर होता है तो क्या होता है वहां पे? अधोजल परागण। जैसे कि नाचास, ठीक है, नाजास में हो गया अधोजल परागण। इसके बाद है अपना अधिजल परागण। जब पुष्प जल की सतह पर परागित होते हैं, मतलब जल भरा है और उसकी सतह पर परागित हो रहे, तो वहां पे क्या होता है? अधिजल परागण। और जैसे कि किसमें होता है? बेलिस्नेरिया। बेलिस्नेरिया में कैसा परागण होता है? अधिजल परागण। अब है अपना कीट परागण। तो कीट परागण हमने बताया कि वह परागण जिसमें कीटों के द्वारा परागण होता है वो क्या है? कीट परागण। उदाहरण है अपना गुड़हल आदि। और कीटों में सबसे ज्यादा परागण किनके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा। 80% परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है कीट परागण में। इतना हो गया। इसके बाद अपना है पक्षी परागण। तो पक्षी परागण वह परागण जिसमें पक्षियों के द्वारा परागण हो वो क्या है? पक्षी परागण। जैसे कि निकोटियाना में कैसा होता है? पक्षियों के द्वारा परागण। इतना हो गया। आपके बाद है अपना चमगादड़ परागण। लास्ट है अपना चमगादड़ परागण। अब जो चमगादड़ हमने बताया कि जिन पौधों के पुष्प रात्रि में खिलते हैं उनमें कैसा होता है? चमगादड़ परागण होता है, क्योंकि चमगादड़ रात्रि में घूमती है ना। जैसे कि कदम आप लोगों ने सुना है, देखा है कदम, तो कदम रात्रि में खिलता है तो कदम में कैसा होता है? चमगादड़ परागण। इसके बाद कचनार, इसके बाद इमली आदि, इन सब में कैसा होता है? चमगादड़ परागण। इतना हो गया अपना, ये हो गई अपनी परागण की 5 विधियां। हमने आप लोगों को पूरी समझा दी हैं। अब जे आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। कीट परागण, कीटों के द्वारा होने वाला परागण कीट परागण। पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण पक्षी परागण। चमगादड़ परागण, चमगादड़ों के द्वारा होने वाला परागण चमगादड़ परागण। जी अपनी 5 विधियां कंप्लीट हो गई, आप लोगों को समझ में आई। अब इसके बाद आज का अपना तीसरा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां, कि पर परागण की लाभ व हानि लिखिए। पर परागण के कोई 4 लाभ व 4 हानि लिखिए। तो हम आप लोगों को लिख के बता रहे, जो अपना क्वेश्चन नंबर 5वां है कि पर परागण के कोई 4 लाभ व 4 हानि लिखिए। तो हमने आप लोगों को बता दिया पूरी परागण की परिभाषा व इसकी विधि हमने बता दी पिछले क्वेश्चन में। अब जो अपना क्वेश्चन नंबर 5वां है तो इनमें देखना है अपन को कि पर परागण के लाभ क्या हैं और पर परागण से हानि क्या है। तो पर परागण के जो लाभ हैं, तो पर परागण के लाभ में है कि इसमें खराब लक्षण बाहर हो जाते हैं। इसमें जो संतानें उत्पन्न होती हैं पर परागण से, तो उनमें जो खराब लक्षण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। ये लाभ हो गया। इसके बाद है कि पर परागण से नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं या नई प्रजातियों का विकास होता है। अब नई प्रजातियां कैसे उत्पन्न होती हैं? जैसे एक कोई पौधे का पुष्प अलग है और दूसरे का अलग है, जब दोनों मिलेंगे तो कोई तीसरी प्रजाति उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? तो नई प्रजाति कैसी होती हैं? उत्पन्न होती हैं। तीसरा है कि इनमें रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। 100 परागण की अपेक्षा पर परागण में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? अधिक होती है। और जो लास्ट है अपना कि इससे उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनकों से कैसी होती है? अच्छी होती है। मतलब जैसे उसके जनक उससे कैसी होती है? भिन्न होती है, अच्छी होती है। इतना हो गया अपने लाभ। इसके बाद जो हानि है अपनी कि पर परागण में बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैविक रूप से या अजैविक रूप से। तो पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम हम आप लोगों को बता चुके, जैसे वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, जल द्वारा, ये सब क्या है? इनके माध्यम हैं। तो इनमें पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बाद है अपना कि इनमें जो संतान उत्पन्न होती है वो मिश्रित होती है। मिश्रित मतलब एक पौधे की और दूसरे पौधे की। अब जब दोनों मिलेंगे तो कोई तीसरा पौधा उत्पन्न होगा ना। इनमें तीसरे पौधे में जो संतान उत्पन्न होगी तो वो कैसी होगी? दोनों के लक्षण उनमें आएंगे तीसरे पौधे में, तो ये कैसी हो गई? मिश्रित हो गई। इतना हो गया। इसके बाद है
इसमें परागकणों की बहुत अधिक बर्बादी होती है। बर्बादी मतलब अब जैसे मान लो वायु के द्वारा हो रहा है परागण, ठीक है, पर परागण वायु के द्वारा हो रहा है, तो जो अपना वायु के द्वारा जो उसके परागकण आएंगे वायु के साथ, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सारे परागण, जरूरी क्या है, सारे परागण तो उस पौधे की वर्तिका पर पहुंचेंगे नहीं, क्या हो जाएंगे, कुछ हवा के साथ ही उड़ते चले जाएंगे, तो वो क्या हो गए, बर्बाद हो गए कि नहीं। अब जल के द्वारा मान लो, तो जल के साथ जरूरी नहीं कि पौधे की वर्तिका पर पहुंच ही जाए, वो जल के साथ बहते हुए चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से क्या होती है, इनकी बर्बादी होती है। पक्षियों के द्वारा तो जरूरी तो नहीं है पक्षी जाके वर्तिका पर ही बैठे, तो क्या होती है, इनमें बर्बादी होती है, ठीक है। फिर है इसमें किसी जाति के अच्छे लक्षण धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जैसे दो जातियां उत्पन्न हो रही, दो जातियों से परागण होता है, तो धीरे धीरे किसी एक जाति के लक्षण क्या हो जाएंगे, उसमें से कम हो जाएंगे। तीसरी जाति उत्पन्न तो होगी, लेकिन एक जाति के लक्षण क्या हो जाएंगे, उसमें धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ये हो गया अपने लाभ और हानि। हम आप लोगों को फिर से एक बार पढ़ के बता रहे, आप लोग सुनो ध्यान से कि जो लाभ है इसमें खराब लक्षण कैसे हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ये हो गया अपना। इसके बाद दूसरा है कि पर परागण से नई प्रजातियों का क्या होता है, विकास होता है। तीसरा लाभ जो अपना है कि इसमें रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। जो अपना चौथा है लास्ट लाभ जो है कि इसमें उत्पन्न होने वाली संतति को अपन संतान भी लिख सकते, ठीक है। संतति अपने जनकों से अच्छी होती है, जनकों मतलब जिससे वो उत्पन्न हो रहे हैं उससे कैसी होती है, अच्छी होती है। ये लाभ हो गया अपने। इसके बाद जो हानि है अपनी, हानि है इसमें परागकणों की बहुत अधिक बर्बादी होती है। पर परागण में परागकणों की बहुत अधिक बर्बादी होती है, ये हो गया अपना। इसके बाद दूसरा है इसमें प्रजनन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम हम आप लोगों को बता चुके, माध्यम क्या होते हैं, कीट, वायु, जल, पक्षी, चमगादड़, ये सब क्या है, इसके माध्यम है, ठीक है। इसके बाद है इसमें संतति मिश्रित होती है, मतलब दो जब पुष्पों के बीज उत्पन्न होंगे तो क्या होंगे, तीसरा बीज बनेगा, मिश्रित ही होगा ना, दो लक्षण उत्पन्न होंगे जब। लास्ट है अपना इसमें किसी जाति के अच्छे लक्षण कम हो जाते हैं, किसी एक जाति के लक्षण क्या हो जाते हैं, अच्छे लक्षण कम हो जाते हैं। तो आज का अपना इतना ही, अपने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, और आप लोग क्वेश्चन सारे ध्यान से देखना, आप लोगों को सारे समझ में आ जाएंगे। हो गया इतना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।